हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वक्फ बोर्ड। अर्थात इस समय बहुत चर्चा में है वक्फ बोर्ड। कब बना, चर्चा में क्यों है, ये सब कारण बताएंगे, सब एक एक करते। तो चलते हैं हम अपनी सीधी स्टडी पर बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। तो देखो, वक्फ बोर्ड, हम यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी पहली बार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार होती है उसका जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री होता है वही इसका क्या मंत्री बनाया जाता है। ठीक है। और ये जो वक्फ बोर्ड लाया गया था किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत इसको अस्तित्व में लाया गया था। और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यानी किसकी सरकार थी? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू। अर्थात वक्फ बोर्ड को पास करने वाला कौन था, उसको पारित करवाने वाला कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड की स्थापना करी गई और इन्हीं के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो चर्चा का विषय क्यों है। अब देखो, ये है वर्तमान के बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद। ये जो राज्यसभा सांसद है इनका नाम क्या है? यदि इनके नाम की बात करें तो इनका नाम है हरनाथ सिंह यादव। ये इन्होंने हरनाथ सिंह यादव जी ने ये बीजेपी के क्या है, ये राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने क्या काम किया राज्यसभा के अंदर? वक्फ अधिनियम 1955, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। वक्फ अधिनियम 1955 को निरस्त करने के लिए वहां पर मांग कर दी। वहां पर मांग कर दी क्या मतलब? वहां पर निजी विधेयक लाया। निजी विधेयक मतलब इसको हम प्राइवेट बिल भी कह सकते हैं। निजी विधेयक को हम प्राइवेट बिल भी कह सकते हैं। अब ये प्राइवेट बिल, यदि हम बात करें प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल, ये दो होते हैं। अगर इन दोनों में अंतर करें तो क्या होता है अंतर? देखो, जो प्राइवेट बिल होता है इसको जो पक्ष का व्यक्ति होता है वो भी ला सकता है और विपक्ष का व्यक्ति भी ला सकता है। लेकिन पब्लिक बिल केवल कौन लाता है? पक्ष का व्यक्ति लाता है। अब यहाँ पे भी पक्ष है और यहाँ पे भी पक्ष है, तो इन दोनों में कैसे डिफरेंस किया जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखना, प्राइवेट बिल हमेशा वही लाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जिसकी सरकार है उसका सदस्य है, पहली बात। लेकिन वह मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है। बात सही है ना? वो किसका मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, मतलब उसको किसी प्रकार का मंत्री पद नहीं मिला हुआ है। तो वो क्या काम करेगा? वो प्राइवेट बिल ला सकता है। उसके द्वारा लाया गया बिल प्राइवेट बिल ही माना जाएगा। बात सही है ना? लेकिन जो मंत्री परिषद का सदस्य है वो कोई बिल लाता है तो उसको क्या माना जाता है? पब्लिक बिल माना जाता है। ठीक है। तो इस बिल को 1995 अधिनियम को लाया गया निरस्त करने के लिए राज्यसभा के अंदर, वहां पर पेश किया गया। जब इसको पेश किया गया तो वक्फ निरासन विधेयक 2020 का नाम था ये। तो हरनाथ सिंह यादव जी इसको लेकर आए। तो इसके पक्ष में कितने वोट पड़े? 53 वोट पड़े। और विपक्ष में कितने वोट पड़े? तो 35 वोट पड़े। बस ये। तो इसका मतलब क्या है? ये बिल पास हुआ, पास नहीं, वहां पे चर्चा के लिए अब रख दिया गया। अब इस पे क्या होगी? चर्चा होगी। अब इस पे चर्चा होगी। इसको जो लाया गया है इसमें तर्क क्या दिए गए हैं इन्होंने, हरनाथ सिंह यादव जी ने तर्क क्या दिए हैं वो देख लो। ये सभी तर्क दिए हैं। उन्होंने बोला है कि दुनिया में ऐसा कहीं भी मौजूद नहीं है, मतलब इस प्रकार का संगठन भारत के अलावा कहीं भी नहीं है कि जैसे भारत में क्या वक्फ बोर्ड दे दिया गया है, तो ऐसा ना तो पाकिस्तान में है ना बांग्लादेश में है, जबकि वहां पे हिंदुओं के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने तर्क दिया है दुनिया में इस प्रकार का कोई संगठन नहीं है। भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म के आधार पर ही भारत का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। वहां पर मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया गया था। लेकिन कुछ मुस्लिम जो वहां नहीं जा पाए गए, यहाँ पे रुक गए थे और भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया था। तो धर्मनिरपेक्ष देश में एक धार्मिक रूप से संगठन क्या काम कर रहा है, उन्होंने ये तर्क दिया। उन्होंने देश भर में लगभग 120 याचिकाएं कहां पर? दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं इसके खिलाफ। जबकि ये अधिनियम क्या बोलता है? ये अधिनियम बोलता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसके खिलाफ। और वहां पे हाई कोर्ट ने खुद बताया कि हाई कोर्ट के अंदर 120 याचिकाएं आई हुई हैं। इससे क्या होता है? देश भर में असमानताएं फैल रही हैं और धर्म, जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है इसकी आड़ में चल रहा है धर्मांतरण का खेल भी। अब धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। दक्षिण भारत में जो राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक गांव है जिसका नाम है त्रिची। इस त्रिची गांव के अंदर, वहां पर त्रिची गांव में क्या है, वहां की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड ने
उस पर दावा ठोक दिया। जब दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने, तो इस दावे का पता कैसे पड़ा? इस दावे का पता पड़ा जब एक आदमी अपनी बेटे की शादी के लिए जमीन बेचना चाह रहा था, लेकिन वो जमीन नहीं बेच पाया। कारण पता करा कि ये जमीन तो किसकी है? वक्फ बोर्ड की है। तो सब के सब वहां पे चिंतित हो गए, होश उड़ गए कि वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे हो गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो अभी आया है और ये गांव तो हजारों साल पुराना है, जबकि वहां पे जो शंकर भगवान का मंदिर है वो लगभग 1.5 साल यानी 1600 वर्ष पुराना है, उस पर भी दावा ठोक दिया गया, जबकि उस गांव में केवल 5 से 7 मुस्लिम ही के घर हैं। तो ये सारे की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई, ये बात पता पड़ी। दूसरी बात क्या बोली गई? बोली गई कि ऐसा ही मामला कहां पर निकल के आया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और यहाँ पर ये बात बोली गई कि ये जमीन आपकी हो सकती है यदि सभी के सभी गांव वाले क्या? मुस्लिम धर्म अपना लो। ये बात वहां पे बोली गई साफ साफ। तो बोला गया यहाँ पे धर्मांतरण का भी खेल चल रहा है, और इसी के माध्यम से क्या? देश भर में असमानताएं भी पैदा हो रही है। बस ये। अब फिर क्या कारण बताया उन्होंने? बताया जब आजाद हो गया था भारत, तो आजादी के समय कुछ लोग पाकिस्तान से कहां पर आए? भारत आए। कुछ लोग यहाँ से कहां पे चले गए? पाकिस्तान चले गए। जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी संपत्ति किसकी हो गई? पाकिस्तान वालों की हो गई। लेकिन जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई? यहाँ पर ये फिर से राज्यसभा में बोला गया कि ये कारण है, इनको रद्द कीजिए। ठीक है, अब आगे चले तो ये जो वक्फ बोर्ड अधिनियम है 1954 में संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद ये कांग्रेस ने 1995 में एक नियम जोड़ दिया गया और ला दिया गया 1995 का वक्फ बोर्ड अधिनियम। 1995 में ला दिया गया। अब यहाँ से क्या कर दिया गया? यहाँ से लोगों को यदि वक्फ बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत जो वहां पे अध्यक्ष होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, यदि वो किसी भी संपत्ति को अपना बोल दें, यदि आप किसी भी संपत्ति को अपना बोल देते हैं, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। पहली बात, यदि वो संपत्ति आपको चाहिए तो आप ही को सिद्ध करना पड़ेगा कि संपत्ति आपकी है। वक्फ बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं करेगा। यदि आप सिद्ध नहीं कर पाए तो जमीन किसकी हो जाएगी? वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। बात सही है। तो यहाँ पे यही बोला गया यहाँ से कि लोग की संपत्ति पीछे बता चुका हूँ, अगर ये किसी संपत्ति पर अपना दावा कर देते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये बहुत बड़ी ताकत दे दी गई थी वक्फ बोर्ड को कांग्रेस द्वारा। यहाँ पर क्या कोर्ट से भी ऊपर रख दिया गया था वक्फ बोर्ड को। अब यही बात है, ये असमानता ही तो क्रिएट कर रही है, असमानता कि वक्फ बोर्ड नहीं जा सकते, जबकि यहाँ पर जो कानून चलता है संविधान के अनुसार चलता है, क्या रूल ऑफ लॉ चलता है। लेकिन अब यही बात इसको लॉ से अलग कर देती है वक्फ बोर्ड को। तो ये बात बोली गई। और यहाँ पे बोले ये संपत्ति आपकी है तो आप ही को सिद्ध करना पड़ेगा कि संपत्ति आपकी है। बात सही है ना? ये वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। यदि आप सिद्ध नहीं कर पाए तो वो संपत्ति क्या वक्फ बोर्ड की मान ली जाएगी। तो ये बहुत सारे कारण थे इसको लाने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए, कि इसको कैंसिल कर दिया। अभी ये राज्यसभा में रखा गया है, कब पास होगा फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद किसके राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तब जाके ये कैंसिल होगा। अभी ये नहीं पता कब होगा कब नहीं, कुछ नहीं, अभी बस ये लाया गया है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आपको कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।